विद्यार्थियों, आज हम दी गई स्थिति अथवा घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखन शब्द का विशाल अर्थ है समस्त लिखित मुद्रित वाङ्मय अर्थात साहित्य, लिखे हुए सार्थक आयोजन बद्ध सुरुचिपूर्ण शब्द विस्तार, ये सब लेखन कहलाते हैं। ये सब लेखन है। क्या लेखन है? लिखित मुद्रित यानी छपे हुए वाङ्मय, बड़े बड़े ग्रंथ, शास्त्र, साहित्य, लिखे हुए सार्थक आयोजन, जो अर्थ प्रोग्राम वगैरह के लिए स्क्रिप्ट वगैरह, जो आयोजन बद्ध यानी व्यवस्थित ढंग से, सुरुचिपूर्ण, जो कि हमें अच्छे लगें, हमारी रुचि के अनुरूप हो, ऐसे शब्दों का विस्तार, ये सब लेखन कहलाता है। सामान्य रूप से लेखन का अर्थ होता है लिखना। अब हम देखते हैं प्रकृति और स्वभाव की दृष्टि से लेखन की 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 प्रचारात्मक, नंबर 2 विवेचनात्मक, नंबर 3 रचनात्मक। प्रचार प्रसार के लिए भी लेखन कार्य होता है। किसी चीज की विवेचना करना, उसकी विश्लेषण करना, उसके अनुचित के बारे में लिखना, उसकी समीक्षा करना, यह विचारात्मक लेखन। तीसरा आता है रचनात्मक लेखन, क्रिएटिविटी, सृजनता, निर्माण करना, नई रचना करना, यह रचनात्मक। तो आपका विषय है आज रचनात्मक लेखन। यूं तो रचनात्मक लेखन के कई आधार होते हैं। रचनात्मक लेखन हम कल्पना के आधार पर भी कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन हम दी गई घटना, स्थिति, इनके आधार पर भी कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन हम पुराणों के आधार पर भी कर सकते हैं। रचनात्मक लेखन इतिहासों के भी आधार पर भी कर सकते हैं। परंतु कल्पना का समावेश हर स्थिति में होता है। अब यहां विषय आता है रचनात्मकता का क्या अर्थ है। रचनात्मकता किसे कहते हैं? रचनात्मकता अर्थात सृजनात्मकता कहलाती है। रचनात्मकता को हम सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता अर्थात वही जिसे कॉलरिज, एक महान दार्शनिक है, कॉलरिज कल्पना कहता है। सृजनात्मकता को महान दार्शनिक जो है कॉलरिज, वो मात्र कल्पना कहता है। कल्पना अर्थात नव सृजन की वह जीवन शक्ति जो कलाकारों, कवियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों में होती है। ये लोग अपने आसपास की दुनिया को आधार बनाकर ही नव निर्माण करते हैं। जो उनके आसपास की वस्तु है, प्रकृति शास्त्री प्रकृति, रसायन शास्त्री रसायन के आधार पर, कवि शब्दों के, कल्पनाओं के आधार पर नए सृजन करता है। कलाकार जो उसके साथ विषय वस्तु होती है उसके आधार पर नई चीज को क्रिएटिव करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है, नव निर्माण करता है। सृजनात्मक और रचनात्मक लेखन में थोड़ा सा अंतर इस आधार पर किया जा सकता है। वैसे तो कोई खास अंतर नहीं होता, बात एक ही होती है, परंतु थोड़ा सा अंतर हम इस आधार पर कर सकते हैं कि सृजनात्मक लेखन में लेखक की सिर्फ अपनी सोच होती है, अपनी कल्पना होती है, और रचनात्मक लेखन में लेखक को प्राप्त विषय सामग्री के आधार पर लिखना होता है। सोच वहां भी होती है,
परंतु वो सोच सिर्फ प्राप्त विषय वस्तु या विषय सामग्री के चारों ओर घूमती रहती है। और सृजनात्मक लेखन में सोच की कोई सीमा नहीं है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसी कल्पना। ये अंतर मामूली सा एक अंतर बताया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि रचनात्मक लेखन अर्थात नूतन निर्माण की संकल्पना, प्रतिभा एवं शक्ति से निर्मित लेखन होता है। क्या होता है? नूतन निर्माण की संकल्पना, प्रतिभा एवं शक्ति से निर्मित लेखन रचनात्मक लेखन होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रचनात्मक शक्ति के माध्यम से किसी एक भौतिक पदार्थ द्वारा भिन्न भिन्न कृतियों का निर्माण करना है। किसी एक भौतिक पदार्थ, उदाहरण के लिए लकड़ी ले लीजिए आप। लकड़ी से रचनात्मक शक्ति द्वारा तरह तरह के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, तरह तरह की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जा सकता है। उसी प्रकार रेत के द्वारा बच्चे अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए धरोंदा बनाते हैं, घर बनाते हैं, ढेर टीला बना देते हैं। वहीं किसी कलाकार द्वारा रेत पर अपने भावों को उतार फोटो बना देते हैं। नरेंद्र मोदी की फोटो बना दी, विवेकानंद की फोटो बना दी, भगवान शिव की फोटो समुद्र तट के किनारे कई बार हम टीवियों पर देखते हैं कि इस तरह की कलाकारी हमको देखने को मिलती है। ये क्या है? ये विषय वस्तु के आधार पर रचनात्मक कौशल है। इसी तरह शब्दों के माध्यम से सौंदर्य परक रचनाओं का निर्माण करना मोटे तौर पर रचनात्मक लेखन कहलाता है। वो आर्ट एंड क्राफ्ट का विषय हो गया, ये साहित्य का विषय है। वहां बनाई जाती है तस्वीर, यहां लिखी जाती है। रचना वहां भी होती है, रचना यहां भी होती है। क्रिएटिविटी वहां भी होती है, क्रिएटिविटी यहां भी होती है। अतः रचनात्मक लेखन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि भाषा के माध्यम से मनुष्य के हर्ष, शोक, सुख दुख की रचनात्मक एवं सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा जो साहित्य रचा जाता है उसे रचनात्मक लेखन कह सकते हैं। पुनः भाषा के माध्यम से मनुष्य के हर्ष, शोक, सुख दुख की रचनात्मक एवं सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति द्वारा जो साहित्य रचा जाता है उसे रचनात्मक लेखन कह सकते हैं। क्लियर? अब रचनात्मक लेखन की कुछ विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, रचनात्मकता सबसे पहले आत्म अभिव्यक्ति है। आत्मा अभिव्यक्ति यानी आत्माभिव्यक्ति। रचनात्मकता सबसे पहले आत्म अभिव्यक्ति है। रचनात्मकता सबसे पहले आत्म अभिव्यक्ति, ये शब्द बनता है आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति साहित्य रचनात्मक लेखन में आत्मा की आवाज को स्थान दिया जाता है। अनुकूल परिस्थितियां, उचित वातावरण, निरंतर अभ्यास और लेखन की अनिवार्यता की अनुभूति इसके आधार हैं आत्माभिव्यक्ति। नंबर 2, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। रचनात्मकता की एक विशेषता अनुभव का विस्तार है। हम अपने अनुभव का विस्तार करते हैं, जितना अनुभव, वही अनुभव किसी काल्पनिक घटना या पात्रों के आधार पर रचना में उतरता है। लेखक को जितना विविध क्षेत्रों का अनुभव होता है
उसकी रचना उतनी ही सफल होती है। जितना जिस क्षेत्र का उसको अनुभव होता है उतनी ही उसकी रचना अधिक सफल होती है। तीसरा आता है भाव बुद्धि अर्थात विचार, कल्पना और उद्देश्य। भाव और विचार को कल्पना के साथ निश्चित उद्देश्य हेतु प्रस्तुत किया जाए तब एक अच्छी रचना सामने आती है। नंबर 4, आत्मविस्तार की इच्छा। यह भारतीय चिंतन है। भारतीय चिंतन में जिस प्रकार मनुष्य अपनी संतान में अपना आत्मविस्तार देखता है, हर पिता की अपेक्षा होती है कि उसका पुत्र उससे आगे बढ़े। यह भारतीय चिंतन है। तो मनुष्य जिस प्रकार संतान में अपना आत्मविस्तार देखता है, उसी प्रकार एक रचनाकार अपनी अनुभूतियों और अनुभवों को दूसरे से बांटने की इच्छा रखता है। इसे ही आत्मविस्तार की इच्छा कहा जाता है। वो अपने विस्तार करने की इच्छा उस साहित्य के माध्यम से करता है। कोई व्यक्ति अपने पुत्र संतान के माध्यम से करता है कि उसका नाम, उसका आगे संतान उसका बढ़ाएगी। कुछ लोग अपनी इस रचना, इन अनुभूतियों, इन अनुभवों के माध्यम से अपना आत्मविस्तार बढ़ाते हैं, इनको बांटते हुए अपना आत्मविस्तार करते हैं। 5वां आता है समय और समाज का प्रतिबिंब। समय और समाज का प्रतिबिंब। ये रचनात्मक जो लेखन होता है ये उस समय और समाज का प्रतिबिंब होता है। रचनाकार जिस काल में रहता है तथा जिस समाज में रहता है, रचनाकार जिस काल में यानी जिस दौर में, जिस समय में वो जीवन जी रहा होता है या जैसे समाज में, जिस समाज में रहता है, उस काल व समाज का प्रभाव उस पर पड़ना स्वाभाविक है। उस पर निरंतर पड़ता रहता है। वही प्रभाव उसकी रचना में दिखाई देता है, क्योंकि रचना और रचनाकार एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक दूसरे पर आश्रित है वो। नंबर 6 आता है ज्ञानात्मक विचार और भावनात्मक संवेदन। ज्ञानात्मक विचार और भावनात्मक संवेदन। रचना भाव और विचार का मिश्रण है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्राय पद्य को भाव प्रधान रचना माना गया है और गद्य को विचार प्रधान रचना माना गया है, परंतु कहीं कहीं काव्य में भाव और विचार तथा गद्य में विचार व भाव की एक साथ उपस्थिति हो सकती है, हो जाती है। अतः दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान होते हैं। ज्ञानात्मक विचार और भावनात्मक संवेदन दोनों एक सिक्के के दो पहलू के समान होती है। नंबर 7 में आता है रचना मन की आभ्यंतर क्षमताओं की परिणति। मन के अंदर उठने वाली जो क्षमता, कहा जाता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी व्यक्ति की दृष्टि होती है उसकी सोच भी वैसी होती है, उसकी रचना भी वैसी होती है, उसकी सृष्टि भी वैसी होती है। यह कहावत इस विशेषता को समझने के लिए पर्याप्त है। हम मन की दृष्टि से जैसे समाज को देखेंगे, जैसे समाज की परिकल्पना करेंगे, वैसे ही विचार हमारे मन में उत्पन्न होंगे। हमारे मन के विचार उसी के अनुरूप होंगे, क्योंकि हमारा परिवेश, वातावरण तथा हमारी सोच को प्रभावित करने वाले तत्व ये हमारे अंदर के परिवेश को तैयार करते हैं, अंदर के क्षमता को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, अंदर के वातावरण को परिपुष्ट करते हैं। 8वां आता है यथार्थ भाषा शैली। अर्थ के अनुरूप भाषा शैली होनी चाहिए रचनात्मक कौशल का ये सबसे विशेषता। सार्थक शब्द, अलंकार, प्रतीक, बिंब
ये भाषा के रचना कौशल के मुख्य बिंदु होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि सार्थक शब्द सार्थक होने चाहिए, अलंकार शोभा बढ़ाने वाले होने चाहिए, प्रतीक बिंब बिल्कुल सटीक होने चाहिए। ये भाषा की रचना कौशल के मुख्य बिंदु माने गए हैं। लोक भाषा सहजता का प्रतीक होती है। जो आम प्रचलन की भाषा है, समाज की जो भाषा है, वो सहजता का प्रतीक होती है, क्योंकि उसमें रचना सहज रूप से की जा सकती है। आसानी से व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। भाषा रचना की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। विचारों तथा भावों को उनकी जटिलता तथा अर्थ सभरता के साथ लिखना ही भाषा है। यानी उसके अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएं, उसके अर्थ में तारतम्यता बनी रहे, कड़ी टूटे नहीं, श्रृंखला टूटे नहीं। ये बात हमको ध्यान रखना है। यही भाषा है। तथा उस भाषा जो ये भाषा, इस भाषा में के समाये गए भावों, हमारी जो भाषा है उस भाषा में जो भाव समाये गए हैं, जो विचार हमें प्रस्तुत करने हैं, उनको प्रस्तुत करने का तरीका, उनके संप्रेषण का तरीका शैली कहलाता है। उसको हम शैली कहते हैं। तरीका, सिस्टम, शैली। इस प्रकार रचनात्मक लेखन की प्रक्रिया में इन सभी विशेषताओं के योग से श्रेष्ठ रचना का निर्माण होता है। ये सारी विशेषताएं जब मिल जाती हैं, इन सारी विशेषताओं के मिश्रण से एक श्रेष्ठ रचना का निर्माण होता है। और हम कह सकते हैं कि रचनात्मक लेखन के सामान्य तत्व क्या है? वस्तु चयन, निरीक्षण अन्वेषण, नवीन उद्भावनाएं तथा शैली। ये इनके जो सामान्य तत्व हैं, ये रचना कौशल के लिए, रचनात्मक लेखन के लिए सबसे प्रमुख तत्व होते हैं। अब रचनात्मक लेखन का क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? रचनात्मक लेखन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसे हम साहित्य और संचार माध्यम से समाज के सामने लाते हैं। ये जो रचनात्मक लेखन का जो क्षेत्र है वो इतना व्यापक है, जो हमारे साहित्य एवं संचार माध्यम से समाज के सामने आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि साहित्य के दो रूप होते हैं, नंबर 1 पद्य और नंबर 2 गद्य। नंबर 1 पद्य, नंबर 2 गद्य। ये साहित्य के दो रूप हैं। और संचार माध्यम संप्रेषण का माध्यम है। आज ये आधुनिक काल में बहुत सशक्त हो गया है। किसी भी साहित्य, किसी भी कविता, किसी भी पद्य को अगर संप्रेषित करना है तो संचार माध्यम का सहारा लेना ही होगा। ये जो संचार माध्यम है आज हमारे ऊपर हावी है। आज इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, इंस्टाग्राम आदि नए नए माध्यमों से हम संचार करते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो इस समय संचार की आंधी आई हुई है। अब हम विचार करते हैं पद्य पर। पद्य क्या है? पद्य छंदोबद्ध रचना होती है। ये प्रबंध काव्य एवं मुक्तव काव्य, मुक्तक काव्य दो रूपों में बटा होता है। प्रबंध काव्य व मुक्तव काव्य के रूपों में रचा जाता है। इसकी रचना एक तो प्रबंध और मुक्तव काव्य के रूप में की जाती है। इसके अलावा गीति काव्य भी प्रचलन में है, यानी दादी नानी के मुंह से सुनी जाने वाली लोरियां, मां के मुख से सुनी जाने वाली लोरियां। इसके अतिरिक्त होता है चंपू काव्य,
जिसमें गद्य पद दोनों का समावेश होता है। ये सब रचनात्मक लेखन के अंग हैं। गद्य गद्य गद्यम कवीनाम निकसम वदंती। बड़े बड़े काव्य शास्त्रियों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, गद्यम कवीनाम निकसम वदंती, अर्थात गद्य कवियों के लिए कसौटी है। गद्य लिखना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। कवि की परीक्षा गद्य लेखन में ही होती है। इसके अंतर्गत नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, साक्षात्कार, डायरी, पत्र लेखन, शोध पत्र, आलेख, फीचर, प्रतिवेदन, अनुच्छेद आदि आते हैं। ये सारी विधाएं गद्य लेखन के अंतर्गत आती है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि रचनात्मक लेखन दो प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 कल्पना से तथा नंबर 2 प्रत्यक्ष अनुभव से। हालांकि प्रत्यक्ष अनुभव में कल्पना का भी समावेश तो होता ही है। प्रारंभिक अवस्था में रचनाकार अपने रचना कौशल को सीखने अथवा उसका विकास करने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव का सहारा लेता है। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लेखन कार्य प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे अपनी कल्पना शक्ति का उसमें समावेश करता जाता है, फिर धीरे धीरे उसमें अपने विचार, अपने मत तो का मिश्रण उस अपनी रचना में करता जाता है। इस प्रकार वो एक नव सृजन करता है, नई रचनात्मक कौशल का विकास करता है। प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर रचनात्मक लेखन किसी घटना, दृश्य या चित्र को देख करके किया जा सकता है। अधिकांश समाचार पत्रों में जो समाचार लिखे जाते हैं वो घटना के आधार पर होते हैं। कोई घटना हुई, उसके आधार पर उन्होंने लेखन किया, वो रचनात्मक लेखन है। उसका अपना एक अलग तरीका है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। यहां तरीके अलग अलग हो सकते हैं, समाचार लेखन के अलग तरीके हो सकते हैं, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलेख, फीचर, इनके लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं। ये सीधा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। इनमें निष्कर्ष लास्ट में होता है, मुख्य बात लास्ट में होती है, परंतु समाचार लेखन जहां होता है वहां मुख्य बात सबसे पहले होती है, परंतु वो भी घटना के आधार। छोटी कक्षाओं में जब हम पढ़ते हुए चले आते हैं तो चित्र के आधार पर कहानी लिखने का हम निरंतर अभ्यास करते चले आ रहे हैं। कुछ चित्र दे दिया, एक चित्र में एक घड़ा रखा हुआ है, पानी उसमें आधा भरा हुआ है, कौवा उस पर बैठा हुआ है, नीचे कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं। दूसरे चित्र में कौवा उन कंकड़ों को उठा करके उठाते हुए दिखता है, तीसरे चित्र में वो उठा करके उसमें डालता है, चौथे चित्र में वो घड़े का पानी ऊपर दिखता है, सारे कंकड़ उसमें दिखाई देते हैं। अब इसके आधार पर हम कहानी को विस्तार देते हैं। छोटी क्लास में इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज हम चौराहे पर जा रहे हैं, दो ट्रक आमने सामने से आ गए, टक्कर हो गई, इसका विवरण किस तरह के करेंगे? फीचर के रूप में करेंगे, फीचर की शैली अपनाएंगे, मनोरंजनात्मक बात हो। आलेख के रूप में करेंगे, आलेख की शैली अपनाएंगे। समाचार के रूप में करेंगे, समाचार की उल्टा पिरामिड शैली को अपनाएंगे। पत्रकार का एक अलग नजरिया होता है कहने का, सामान्य लेखक का एक अलग नजरिया होता है कहने का, कवि का एक अलग नजरिया होता है कहने का। यह सब का ध्यान रखते हुए हम रचनात्मक लेखन करने का अभ्यास करते हैं। चित्र तथा घटनाएं हमारे भावों तथा विचारों को जगाने में सहायक होती है। अब हम
एक चित्र को देखते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि एक चित्र में एक व्यक्ति अथवा राजा, कोई भी हो सकता है, तथा एक मूर्ख बंदर, इससे संबंधित चित्र देखा होगा। क्या दृश्य पद के आता है कि एक पलंग बिछा हुआ है, उस पलंग पे एक व्यक्ति सोया हुआ है, पास ही उसका पालतू बंदर स्टूल पर बैठकर उसको पंखा झल रहा है। यह पहले चित्र का दृश्य। दूसरे चित्र में पलंग यथावत है, उस पर व्यक्ति सोया हुआ है, अंतर इतना है कि उसकी नाक पर मक्खी बैठी हुई है। बंदर स्टूल से उठ करके उसके नजदीक चला गया है और उसके हाथ में एक पत्थर है। अब ये दोनों चित्र एक कहानी का निर्माण करने में सक्षम है। हम अपनी कल्पना शक्ति से पहले चित्र को कहानी का आधार मानेंगे। पहला आधार, पहले चित्र को कहानी का पहला आधार मानेंगे तथा दूसरे चित्र को हम उस कहानी का दूसरा आधार मानेंगे। जब हम दोनों चित्रों को देखेंगे तो एक कहानी इस प्रकार से निकल के आएगी कि एक सेठ था, उसने एक बंदर पाला था। बंदर सेठ से बड़ा हिला मिला था। सेठ बंदर को बहुत बुद्धिमान समझता था, पर बंदर तो बंदर ही ठहरा, जानवर तो जानवर ही है ना। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन थे, सेठ अपने पलंग पर गहरी नींद सोया हुआ था। बंदर उसके पास बैठ करके उसको पंखा जल रहा था, उसको हवा कर रहा था। तभी एक कहीं से मक्खी उड़ती हुई आती है और सेठ के शरीर पर बैठने लगती है। बंदर पंखे से उस मक्खी को बार बार हटाने का प्रयास करता है, उस मक्खी को उड़ाने का प्रयास करता है, परंतु मक्खी मानती नहीं है। बार बार वो आकर के सेठ के शरीर पर बैठ जाती है। अंत में वो आकर के उसकी नाक पर बैठ जाती है। बंदर से यह सहन नहीं होता, बंदर बाहर जाता है, वहां से एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा लेकर के आता है। जैसे ही इस बार मक्खी सेठ की नाक पर बैठती है, बंदर उसी समय पत्थर का टुकड़ा उस मक्खी को खींच करके मारता है। मक्खी तो उड़ जाती है, पर बेचारे सेठ जी की नाक उस पत्थर से हताहत हो जाती है, उसकी नाक टूट जाती है। प्रहार का वेग इतना तीव्र था कि उसके दांत तक टूट जाते हैं और वे बेहोश हो जाता है। ये एक कहानी निकल करके सामने आई। अब देखते हैं इसका क्या शीर्षक बनता है। मूर्ख बंदर, इसका एक शीर्षक बनता है। क्या शिक्षा मिलती है इससे कि जानवर तो आखिर जानवर ही होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति मनुष्य जितनी नहीं हो सकती। इसी तरह हम किसी घटना अथवा दृश्य को देखकर हम उसके विषय पर अपनी कल्पना शक्ति का समावेश करते हुए रचनात्मक लेखन कर सकते हैं। आलेख, फीचर, अनुच्छेद, निबंध आदि इसी आधार पर हम लिख सकते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।